प्यारे बच्चों एवं मित्रों, आज हम आपको कुछ प्रमुख हथियारों के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। इसमें देखिए कुछ प्रमुख विदेशी हथियार, विदेशी भी होंगे, एक दो स्वदेशी भी होंगे फिलहाल, ठीक है। हम लोग देखते हैं आगे। इसमें पहला हथियार हम फरीसा के बारे में। बच्चों, आप लोगों को हमने पढ़ाया है यूनानी सेना या रोमन सेना का प्रमुख हथियार जो होता था वो होता था फरीसा, जो कि एक प्रकार से 21 फीट लंबा ये भाला होता था। और आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि सिकंदर एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा योद्धा था जिसे महान कहा जाता है, और ये कभी वो युद्ध हारा ही नहीं। ये बात सत्य है। इसमें देखा जाए तो इसकी जो फरीसा, जो इसकी पैदल सेना का मुख्य हथियार था, पैदल सेना को होप्लाइट कहा जाता था, और होप्लाइट का जो ये मुख्य हथियार होता था इसकी लंबाई ही 21 फीट होती थी। और यही वजह थी कि 21 फीट जो कि हाथों से पकड़कर ये चलाने के अभ्यस्त होते थे, और किसी भी देश में इतना बड़ा कोई हथियार नहीं बना था जिसकी लंबाई 21 फीट हो। संभवतः ये दूर से ही सैनिकों को मार देते थे, और यही वजह थी अपने समय में ये कभी कोई युद्ध हारा भी नहीं। और विभिन्न प्रकार के युद्धों में, अगर आप लोगों ने मालूम है, विश्व विजेता बनने का इसने ख्वाब देखा था, और हर युद्धों में इसके बहुत कम सैनिक मारे जाते थे। ठीक है बच्चों, ये फरीसा है, यूनानी सेना का प्रमुख हथियार, जो कि 21 फीट लंबा भाला होता था। क्योंकि भारत में जो मुकाबले के लिए जो लड़ने वाले हथियार होते थे, तलवार हो गए और भी हाथों से पकड़ के जो भाले भी होते थे, तो उनकी लंबाई संभवतः 21 फीट नहीं होती थी। और यही वजह थी कि सिकंदर के सैनिक हाथियों को भी जो है दूर से उनकी आँखों में ये मार देते थे भाले से। ठीक है, हाथी अपने आप जो है डिसबैलेंस हो जाते थे। तो ये है सिकंदर की विजय यात्रा का राज, जो कि प्रमुख रूप से वो फरीसा में ही निहित है, जो इनका एक प्रकार से लंबा भाला, जिसमें जो है जिसका कोई विकल्प नहीं होता था। और भारत के जो तलवारें होती थी, मुश्किल से उनकी लंबाई 3 से 4 फीट, जिससे ज़्यादा कोई होती नहीं थी। इसलिए ये मुकाबले में दूर से ही सैनिकों को मार देते थे, जिसके कारण इन्हें बड़ी कम क्षति उठानी पड़ती थी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला हथियार है पैदल सेना का फरीसा, और आगे देखते हैं बच्चों, ये है गोफन। यूनान के सैनिकों के जो दूसरे प्रकार होते थे, दूसरे प्रकार के जो सैनिक होते थे, वो होते थे पूरक सेनाएं, जिनके प्रमुख हथियार होते थे गोफन, धनुष, बाण, ये सभी चीज़ें होती थी। तो इसमें ये गोफन आप लोग देख रहे हैं। इसलिए हम अपने बच्चों को पढ़ाते समय ये चीज़ बता भी देते हैं। बच्चों, आप लोग अपने बाबा से पूछिएगा कि वो गोफन का नाम जानते हैं कि नहीं, क्योंकि ये गोफन आप लोग चित्र में जैसे भी आप लोग देख रहे हैं, ये आज के समय में या आज के पहले कृषि करने वाले किसानों के द्वारा खास करके बाजरे, मक्के, भुट्टे, इन सब की चिड़ियों से रखवाली करने के लिए इस गोफन का प्रयोग किया जाता है। इससे चिड़ियों को उड़ाया जाता है खाने से बचने के लिए। अब आप मान के चलिए कि उस समय सिकंदर की सेना में इस हथियार का भी प्रमुख योगदान था, जो कि खास करके पत्थरों की वर्षा करते थे और पत्थरों को ये फेंक कर मारते थे। ठीक है, अब हाँ, इसमें छोटे छोटे ज़रूर हैं, लेकिन आज के 2000 साल पहले की बात है। 2000 चल रहा है, ईसा पूर्व लगभग 2300 वर्ष पहले की बात है। तो समय गोफन संभवतः और बड़े होते रहे होंगे, और पत्थर भी और बड़ा फेंका जाता रहा होगा। ठीक है, तो गोफन भी यही है बच्चों, ये भी खास करके युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाता है। आप देख सकते हैं गोफन का एक प्रकार ये भी है, आपके सामने है, बिल्कुल वही चीज़ है। ठीक, इसे घुमाकर पत्थर। अब बाकी ये कार्य किस प्रकार करता है बच्चों, इसके लिए हम आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो हम बनाएंगे, उसमें आपको दिखाएंगे। क्योंकि इसमें अगर दिखाने लगेंगे तो ये वीडियो अत्यंत लंबा हो जाएगा, आप लोग उबने लगोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सिकंदर की सेना के जो प्रमुख युद्ध यंत्र होते थे, उनमें 2 प्रकार के युद्ध यंत्र होते थे। एक होता था कैटापुल्स, जो आपके सामने है, जो कि खास करके पत्थरों को फेंकता था। आप देख रहे हैं, इस पर पत्थरों को रखा जाता था, और ऐसी व्यवस्था होती थी कि उठा के ये पत्थरों को फेंकते थे। देखिए, कैटापुल्स का एक प्रकार ये भी है। अब ये किस प्रकार कार्य करता है, इसके बारे में हम अन्य वीडियो में हम आपको बताएंगे। कैटापुल्स का एक रूप ये है, इसमें भी यहाँ पर पत्थरों को रखा जाता था, और ऐसी व्यवस्था होती थी कि इसी के आधार पर, जो ये देख रहे हैं आप लोग चम्मचनुमा है, इसी के द्वारा इसको पत्थरों को फेंका जाता था शत्रुओं पर। तो ये युद्ध यंत्र हैं, जो कि खासकर लकड़ी के ही बने होते थे। आप देखेंगे आगे, ये भी कैटापुल्स का ही एक रूप है।
जिसमें आप लोग देख रहे हैं, तो ये आप समझ लीजिए कैटापुल्स नामक जो यंत्र होते थे, इनसे पत्थर बड़े बड़े फेंके जाते थे शत्रुओं पर सिकंदर की सेना के द्वारा। और दोनों युद्ध यंत्रों का निर्माण भी सिकंदर ने ही कराया था। आगे देखते हैं हम लोग। अगला हथियार है ये बलिस्ता। ये भी सिकंदर की ही सेना का प्रमुख हथियार है। इसका भी निर्माण जो है सिकंदर ने ही कराया था। इससे क्या होता था, तीरों को फेंका जाता था। इससे तीर फेंके जाते थे, तीर या फिर छोटे छोटे भाले, बर्छे, इन सबको शत्रुओं पर फेंका जाता था। आप देख सकते हैं बिल्कुल धनुषनुमा आकृति है, देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह फंसा कर इसमें लगाकर उसी तरह डायरेक्ट जो है रस्सियों के सहारे शत्रुओं पर फेंका जाता था। तो इसकी भी मारक क्षमता अचूक होती थी और ये भी मारक क्षमता बहुत दूर तक होती थी, जो कि अपने आगे खड़े हुए फ्लैंक्स के सैनिकों के ऊपर से ये जाकर शत्रुओं पर गिरते थे। तो ये हो गया आपका बलिस्ता। ठीक है, बलिस्ता का एक रूप ये भी है बच्चों, देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल बलिस्ता का ही एक रूप है। इससे भी वही कार्य किए जाते हैं, तीर और बर्छे फेंके जाते थे। ठीक है, ये भी संभवतः दोनों युद्ध यंत्र जिसका निर्माण सिकंदर ने कराया था, खास करके अपनी विजय यात्रा को प्रारंभ करने से पूर्व और अपनी विजय यात्रा में ये इन हथियारों को लेकर ही निकला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पिलम, ये रोमन सेना का प्रमुख हथियार है, खास करके पैदल सेना इस्तेमाल करती थी। खास करके इसमें जो है रोमन सेना का जो ये मुख्य हथियार है, जिसे रोमन भाला होता था, रोमन सेना जो विशेष प्रकार के भाले का प्रयोग करते थे, इसे पिलम कहा जाता है। आप लोगों से परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है पिलम का प्रयोग कौन से सैनिक करते थे, तो वो है रोमन सैनिक, रोमन लीजन के सैनिक। रोमन सैन्य संगठन को हमने आपको पढ़ाया है, वो लीजन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है ग्लैडियस। इसका भी प्रयोग जो है रोमन सेना ही करती थी। ये एक विशेष प्रकार की तलवार होती थी। ठीक है, तो उसका नाम बोलते हैं ग्लैडियस। रोमन सेना की जो तलवार होती थी विशेष प्रकार की होती थी, तो उसका प्रयोग रोमन सेना करती थी और इसे कहा जाता है ग्लैडियस। ये भी प्रश्न में आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग वहाँ आ जाते हैं जहाँ से कुछ 1249 में गन पाउडर का निर्माण हुआ। गन पाउडर यानी जिसे हम लोग कहते हैं बारूद। 1249 में रोजर बेकर नामक एक अंग्रेज ने गन पाउडर का आविष्कार किया। ठीक, अब देखिए 13वीं शताब्दी में, 1249 यानी 13वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी में बारूद का निर्माण तो हो चुका था, बारूद का आविष्कार या बारूद की खोज भी हो चुकी थी, लेकिन युद्ध भूमि में इनका प्रयोग हुआ 14वीं शताब्दी में। यानी 100 वर्षों तक हम लोग केवल इससे आतिशबाजी दगाते रहे, हम लोग केवल दिवाली मनाते रहे, हम लोग क्या, संपूर्ण विश्व। लेकिन युद्ध में जो प्रयोग उसका हुआ वो हुआ 14वीं शताब्दी में। ठीक है बच्चों, चलिए कहाँ आगे बढ़ गए हम। युद्ध में जो इनका प्रयोग हुआ बारूद का, वो हुआ 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में, वो भी प्रारंभ में इनका प्रयोग केवल कहाँ किया गया, घेरेबंदी की युद्ध कला में, अर्थात घेरे हुए किले के दीवालों को उड़ाने के लिए बारूदों को लगाकर बिल्कुल उनमें आग लगा दिया जाता, जिससे बारूद से दीवारें उड़ जाती थी, टूट जाती थी। इनका प्रयोग शुरुआत में घेरेबंदी की युद्ध कला में किया गया और बाद में नलियों से प्रवाहित होने की कला को विकसित किया गया, जो कि हम लोगों के सामने देख सकते हैं आप। तोप, नली से होकर बारूद को प्रवाहित या बारूद को फेंकने की कला जो विकसित हुई, उस युद्ध यंत्र का नाम दिया गया तोप। आप देखते हैं तोपें, और ये खास करके तोपें बड़ी होती थी। युद्ध भूमि में कुछ हार्ड होता था इनको ले जाना। पहिए तो बाद में लगाए गए, लेकिन शुरुआत में केवल एक पाइप नुमा ही इनका प्रयोग किया जाता था। ये तो ढोने के लिए, युद्ध भूमि में खींचने के लिए बाद में पहियों का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, और इन्हीं तोपों को थोड़ा सा हल्का बनाकर जो बनाया गया वो हुआ मस्केट। ये बच्चों देख सकते हैं आप, तोपों की भारी भारी तोपें हैं, विभिन्न किस्मों की तोपें हैं। ये भी तोप का ही एक प्रकार है, खास करके भारी तोपें हैं। आगे जो है ये है मस्केट, तोपों का एक छोटा सा रूप। सिद्धांत बिल्कुल वही है, मस्केट या हैंडगन कहा जाता है। इसका निर्माण 1364 ईस्वी में हैंडगन के रूप में जर्मनी में हुआ था। जो हम लोग मस्केट शब्द के नाम से इसको जानते हैं, ये मस्केट शब्द जो है ये स्पेन का दिया हुआ नाम है, अर्थात स्पेन में इसको मस्केट के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्पेन वासी इसको मस्केट कहते थे।
ब्रिटिश वासी या अंग्रेज ब्रिटेन वासी इसको कैलीवर के नाम से कैलीवर के नाम से जानते थे। ठीक, चलिए बाकी अन्य राष्ट्रों में अन्य नामों से इसको जाना जाता था। अब देखते हैं हम इसको, जो तोपों का जो छोटा सा रूप था वो आ गया सामने मस्केट और पिस्टल के रूप में। अब मस्केट में भी कई प्रकार के मस्केट बनाए गए, देख सकते हैं आप। शुरुआती में जो मस्केट बना जो 1364 ईस्वी में उसका नाम दिया गया मैच लाक, जिसको ब्लास्ट करने में, फायर करने में आप देख सकते हैं ये बत्ती का प्रयोग किया जाता था। हमने आपको पढ़ाते समय ये भी बताया था कि मैच लाक मस्केट में ब्लास्ट करने के लिए जो कि ठोक ठोक के बारूद भरी जाती थी। अब ये किस प्रकार कार्य करता है बच्चों, इसको अगर इस वीडियो में हम शामिल करने लगेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। इसको आप लोगों को हम अलग किसी अन्य वीडियो में आपको हम बताएंगे। ठीक है, इसमें होता क्या था, बत्ती में आग लगा दी जाती थी और पीछे लाकर ठोक ठोक के बारूद यहाँ तक पहुँचा दी जाती थी और यहीं पर इन बत्ती का प्रयोग करके उसमें टच कराया जाता था तो बारूद अपने आप जो है फायर होती थी और नली से बारूद बाहर निकल जाती थी। आप देख सकते हैं मैच लाक मस्केट, ये आप देख लीजिए मैच लाक मस्केट का दूसरा नमूना देख सकते हैं आप। इसमें बत्ती ये लगी हुई है, बत्ती से ही इस पे ये टच कराया जाता है बारूद में, बाकी सामने नली से ही इसमें ठोक ठोक कर बारूद भरी जाती थी। तो ये है मैच लाक मस्केट। और 1520 ईस्वी में व्हील लाक मस्केट का निर्माण किया गया, जर्मनी में ही, सारा निर्माण जर्मनी में ही हुआ। तो 1520 ईस्वी में परिवर्तन क्या किया गया कि जो अभी तक ये बत्ती लगाया जाता था, बत्ती के स्थान पर एक पाइराइट पत्थर का प्रयोग, क्योंकि व्हील नुमा ये रचना आप देख सकते हैं, ये व्हील नुमा देख लीजिए, ये घूमता था। अब बाहर से पाइराइट पत्थर जब उसमें टच करता था तो उसमें चिंगारी निकलती थी। ठीक है, तो पाइराइट जो पत्थर है व्हील नुमा संरचना में, जैसे आप लोगों ने लाइटर देखा होगा गैस का, हाथों से आप लोगों ने वो लाइटर आप लोग देखिए जो जिसमें आग निकलती है माचिस जैसी, वो लाइटर गैस सिलेंडर वाला नहीं, खाना बनाने वाला नहीं, एक सिलेंडर जिसमें छोटा सा एक होता है जिसमें गैस भरी होती है, आप लोग उसमें घिर घिर करके घिरनी लगी होती है और उसी से चिंगारी आती है। तो एक चिंगारी ही होती है और उसमें भी आप देखेंगे जो खाना बनाने वाले जो लाइटर होता है उसमें भी केवल एक चिंगारी ही निकलती है और गैस आग पकड़ लेती है। तो इसलिए केवल इसको एक चिंगारी की ज़रूरत है, बाकी बारूद अपना काम स्वयं कर देगी। तो इसमें पाइराइट पत्थर का प्रयोग किया जाता था इसमें आग उत्पन्न करने के लिए। अब देख सकते हैं मैच लाक में डायरेक्ट बत्ती से आग लगाया जाता था और ये व्हील लाक में आग उत्पन्न करने के लिए पाइराइट पत्थर और एक घिरनी का प्रयोग किया जाता था, जो घिर घिर करके पत्थर से टकराती थी। और पत्थर आप वैसे भी, अगर आप दो पत्थरों को आप अंधेरे में आप रगड़िए तो देखिए उसमें चिंगारी निकलती है। ठीक है, तो 1520 में व्हील लाक मस्केट का निर्माण हुआ। उसके बाद आगे 1635 ईस्वी में जो नया मस्केट बना उसका नाम बोलते हैं हम लोग फ्लिंट लाक मस्केट। अंतर क्या था इसमें, सिद्धांत बिल्कुल वही था। ठीक, सिद्धांत वही था, अंतर इसमें थोड़ा सा कि फ्लिंट लाक मस्केट में पाइराइट पत्थर के स्थान पर प्रयोग किया जाता था चमकदार पत्थर, क्योंकि ये टिकाऊ होता था, बल्कि पाइराइट जल्दी से घिस जाता था। ठीक, और फिर मैच लाक मस्केट सफल इसलिए नहीं होता था, जो शुरुआती मस्केट है कि बरसात के मौसम में बत्ती में आग लगाना फिर फायर करना बड़ा कठिन होता था। ठीक, फ्लिंट लाक मस्केट 1635 में निर्माण किया गया, खास करके ये भी जर्मनी में ही बनाया गया। अब आगे हम लोग देखते हैं संगीन मस्केट के भिन्न भिन्न प्रकारों के बाद, क्योंकि मस्केट को भरने में समय लगता था, मस्केट को लोड करने में ठोंक ठोंक के बारूद भरी जाती थी और लोग भरते समय अगर शत्रु आक्रमण कर दे, मान के चलिए आप बंदूक से आपने एक बार फायर किया, दूसरे बार आप उसको लोड करने लगे और उसी बीच में अगर शत्रु के घुड़सवार सेना आक्रमण कर दे, तो ऐसी स्थिति में शुरुआत में एक मस्केटधारी सैनिक के बगल में एक बर्छे या भालेधारी सैनिक जरूर खड़ा किया जाता था, क्योंकि अगर उस बीच में उस समयांतराल में अगर शत्रु आक्रमण करता है तो उसका मुकाबला बर्छेधारी सैनिक उसका मुकाबला करे। ठीक, और चूँकि इसमें होता था बर्छेधारी को अलग लगना पड़ता था, मस्केटधारी को अलग लगना पड़ता था, और इसी कमी को दूर करने के लिए संगीनों का निर्माण किया गया। संगीन का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ, फ्रांस के बयोने नगर में, सर्वप्रथम फ्रांस में
वो भी बयोने नगर में 1645 ईस्वी में। लेकिन जो प्रारंभिक फंगीन होती थी, ये फंगीन बंदूकों में लगाने के बाद जैसे ये संभव होता था कि अब शत्रु आक्रमण करने वाला है तो उन्हीं मस्केट में उन फंगीनों को तुरंत खोंफा जाता था और तुरंत भाले की तरह उसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन उस समय फंगीन चूँकि बहुत अधिक विकसित नहीं होती थी और इसके लिए वो विकसित नहीं होती थी, इसके लिए दोनों कार्य एक साथ संभव नहीं होता था। या तो वो फंगीन केवल भाले की तरह ही वो मस्केट का प्रयोग कर सकते थे या तो केवल फायर ही कर सकते थे। और बाद में 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में एक फंगीन आ गई जिसे बोलते हैं छल्लेदार फंगीन। तो उसका प्रयोग जो कि उसमें नाल में चूड़ी काट कर उसको कसा गया था, इसलिए उसके प्रयोग से दोनों कार्य एक साथ संभव हो गया कि बंदूक से फायर भी कर सकते हैं और भाले की तरह प्रयोग भी कर सकते हैं। उसको बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं रही। ठीक, ये फंगीन क्या होती है? ये 1 फीट लंबी चाकू होती है। फंगीन की लंबाई 12 इंच लंबी या 1 फीट लंबी। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न में आपसे पूछा जाता है। अगला है, देख सकते हैं हम लोग खड्ग या तलवारों के विभिन्न रूप। तलवारों के विभिन्न रूपों में सबसे पहले हम पहुंचेंगे, ये देख सकते हैं आप, कई रूपों के होते हैं। कुछ तलवारें सीधी होती हैं, कुछ थोड़ी सी टेढ़ी होती हैं। तो इसमें भी जो एक शमशीर जो है खास करके ये साधारण तलवारों को कहा जाता है। साधारण तलवारों को, सिंपल तलवारों को, जिसे शमशीर कहा जाता है। ये तलवार सामान्यतः हर राष्ट्रों द्वारा प्रयोग की जाती रही हैं। आगे एक दूसरी तलवार होती है जिसका नाम है सिरोही। बच्चों ये आपको अकबर पीरियड में या मुग़ल काल में आपको देखने को मिलेगी। ये सिरोही तलवार बहुत ही खतरनाक तलवार होती थी, बहुत ही डेंजर, बहुत ही तेज। अब इससे जो है अगर एक व्यक्ति के सर पर अगर चोट किया जाए, एक व्यक्ति के अगर सर पे अगर चोट किया जाए तो सर को चीरते हुए सीधे कमर तक के भाग को ये तलवार काट सकती थी, इतनी तेज होती थी। या यूँ मान के चलिए कि एक मनुष्य की अगर सर पर वार किया जाए तो सीधे 2 भागों में वो फट जाता था। भाई टांग के बाद कमर के नीचे, सीधे टांग हमारी वैसे भी अलग होती है। तो ये तलवार बहुत ही खतरनाक होती है जिसे सिरोही कहा जाता था। ये मुग़ल काल की तलवारें के रूप में हम लोग अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। देखिए ये मशीन गन है। ये द्वितीय विश्व युद्ध काल के समय में या प्रारंभिक मशीन गन है। प्रारंभिक मशीन गन जब शुरुआत में बनाई गई थी। इसका निर्माण 1884 में हिरम एम मैगजिम जो कि अमेरिकी निवासी थे, इन्होंने इसको बनाया था। खास करके प्रारंभ में इसका आकार भारी होने के कारण इसको 3 पहिए पर, देख सकते हैं आप लोग, हाथों में लेकर चलाना संभव नहीं होता था। 3 पहियों पर रखकर इसको, 3 पहियों के ही 3 पैरों पर, तिपाई जिसको हम लोग बोलते हैं, तिपाइयों पर रखकर इसको चलाया जाता था। और आप देख सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध में यही मशीन गन आप देख सकते हैं तिपाइयों पर ही रखकर चलाए जा रहे हैं। और इसी मशीन गनों की देन है प्रथम विश्व युद्ध में खाई युद्ध का प्रारंभ या युद्ध में अवरोध का प्रारंभ, जिसकी कमी को पूरा करने के लिए, जिस गतिरोध को दूर करने के लिए टैंकों का निर्माण किया गया बच्चों। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में आपको लिए इतना ही। आगे हम लोग फिर आप लोगों के लिए नई वीडियो लाएंगे, फिर उसमें भी हम प्रयास करेंगे कि कौन सी चीज़ें किस तरह काम करती हैं, चाहे कैटापुल्फ हो, चाहे बलिस्ता हो, चाहे हमारी ये क्या बोलते हैं फ्लिंट लॉक, मैच लॉक और ये व्हील लॉक मस्केट्स हमारी किस तरह काम करती हैं, हम आपको ये दिखाने का प्रयास करेंगे। और उसमें ये भी हम दिखाएंगे कि गोफन किस प्रकार कार्य करता है। ठीक है बच्चों, तब तक आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।